दोस्तों, शेयर बाजार के इतिहास में कई नाम आए और चले गए, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसके बिना वॉल स्ट्रीट का इतिहास अधूरा है। जेसी लिवरमोर। आज हम और आप जब स्क्रीन पर लाल और हरे रंग की कैंडल्स देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये सिर्फ नंबर्स हैं। लेकिन जेसी लिवरमोर के लिए ये नंबर्स नहीं, बल्कि इंसानी भावनाओं, ह्यूमन इमोशंस का एक समंदर थे। उन्हें द ग्रेट बेयर कहा गया, उन्हें बॉय प्लंगर कहा गया, लेकिन असल में वो एक ऐसे जीनियस थे जिन्होंने अपनी आंखों से बाजार का भविष्य देखा था। आज के इस चैप्टर 1 में हम उनकी उस शुरुआत को देखेंगे जिसने एक गरीब किसान के बेटे को दुनिया का सबसे ताकतवर ट्रेडर बनाने की नींव रखी। साल 1877, अमेरिका के मैसाचुसेट्स का एक छोटा सा गांव। जेसी लिवरमोर का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां दो वक्त की रोटी के लिए भी मिट्टी से लड़ना पड़ता था। उनके पिता एक सख्त मिजाज किसान थे, जिनके लिए दुनिया का मतलब सिर्फ खेती और मेहनत था। लेकिन जेसी अलग थे। स्कूल में जब बाकी बच्चे खेल रहे होते थे, तब 10 साल का जेसी गणित के मुश्किल सवालों को मिनटों में हल कर लेता था। उनके पास एक फोटोग्राफिक मेमोरी थी, यानी वो जो एक बार देख लेते थे, वो उनके दिमाग में छप जाता था। जेसी के पिता को उनके इस टैलेंट से कोई सरोकार नहीं था। उन्होंने जेसी को स्कूल से जबरन बाहर निकाल लिया और कहा, किताबें छोड़ो और हल पकड़ो। यही वो पल था जिसने जेसी के अंदर की आग को भड़का दिया। वो जानते थे कि अगर वो इस खेत में रह गए तो उनकी जिंदगी भी इसी मिट्टी में दफन हो जाएगी। एक रात, जब पूरा घर सो रहा था, 14 साल के जेसी ने अपनी माँ से विदा ली। उनकी माँ ने रोते हुए उनकी जेब में $5 रखे। ये वो $5 थे जिन्होंने इतिहास बदलना था। जेसी ने बोस्टन जाने वाली एक बग्घी पकड़ी। उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई ठिकाना नहीं था, बस आंखों में एक सपना था कि वो अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। बोस्टन पहुंचते ही उन्हें पेन वेबर नाम की एक स्टॉक ब्रोकरेज फर्म में चौक बॉय की नौकरी मिली। काम सीधा था। हॉल में बैठे ब्रोकर्स जब स्टॉक की कीमतें चिल्लाते, तो जेसी को सीढ़ी पर चढ़कर बड़े से ब्लैकबोर्ड पर उन कीमतों को चौक से लिखना पड़ता था। ये काम थका देने वाला था, लेकिन जेसी के लिए ये किसी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई से कम नहीं था। जहां दूसरे लोग उन नंबर्स को सिर्फ कीमत समझते थे, जेसी ने उन नंबर्स में एक रिदम महसूस करना शुरू किया। उन्होंने गौर किया कि शेयर की कीमत कभी भी अचानक नहीं गिरती या बढ़ती, बल्कि वो एक पैटर्न को फॉलो करती है। उन्होंने अपनी जेब में एक छोटी सी काली डायरी रखनी शुरू की। वो हर दिन उन नंबर्स के बदलाव को उसमें नोट करते और रात को घर जाकर उन पर रिसर्च करते। जेसी ने खुद से एक खेल खेलना शुरू किया। वो डायरी में लिखते, अगर आज अमुक शेयर इस दाम पर है, तो कल ये यहां तक जाएगा। अगले दिन जब वो दाम सच साबित होते, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। इसे ही हम आज की भाषा में पेपर ट्रेडिंग कहते हैं। जेसी ने महीनों तक बिना एक पैसा लगाए बाजार को सीखा। उन्होंने समझ लिया था कि बाजार में जो कुछ भी होता है, वो पहले भी हो चुका है और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि इंसान का लालच और डर कभी नहीं बदलता। यही उनकी पहली सबसे बड़ी सीख थी। आखिरकार एक दिन उनके एक दोस्त ने उन्हें उकसाया। दोस्त ने कहा, जेसी, तुम इन नंबर्स को इतना अच्छा समझते हो तो असली पैसा क्यों नहीं लगाते? जेसी ने झिझकते हुए अपनी पहली ट्रेड ली। उन्होंने एक बकेट शॉप में कदम रखा। ये जगह कैसी होती थीं? ये सट्टेबाजी के अड्डों जैसी थीं, जहां आप असली शेयर नहीं खरीदते थे, बल्कि सिर्फ उनकी कीमतों पर दांव लगाते थे। जेसी ने $5 का दांव लगाया, और जब वो उस दुकान से बाहर निकले, तो उनके पास $8.12 थे। वो $3.12 का मुनाफा उनके लिए करोड़ों से ज्यादा कीमती था। उन्हें अपनी शक्ति का अंदाजा हो गया था। अगले कुछ महीनों में जेसी ने अपनी इस कला को और निखारा। वो सुबह से शाम तक चौक बॉय की नौकरी करते और बचे हुए समय में बकेट शॉप्स को लूटते। उनकी जीत की खबरें शहर में फैलने लगीं। सट्टेबाज हैरान थे कि एक 15 से 16 साल का बच्चा हर बार सही कैसे हो सकता है। जल्द ही उनकी पहचान बॉय प्लंजर के रूप में बन गई। वो इतनी बड़ी मात्रा में सट्टा लगाते थे कि बकेट शॉप्स के मालिकों का पसीना छूटने लगा। एक एक करके बोस्टन की सभी दुकानों ने उन्हें बैन कर दिया। उन्होंने जेसी की फोटो दीवार पर लगा दी और साफ कह दिया, तुम यहां नहीं खेल सकते। लेकिन जेसी रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने भेस बदलकर ट्रेडिंग की, दाढ़ी बढ़ाई, अलग नाम रखे, लेकिन उनकी जीत का सिलसिला नहीं थमा। 20 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उनके पास $10,000 नकद थे।
ये उस जमाने में एक बहुत बड़ी संपत्ति थी। जेसी समझ गए थे कि बोस्टन अब उनके लिए बहुत छोटा है। वो छोटे तालाब की बड़ी मछली बन चुके थे। उनके सामने अब एक ही लक्ष्य था, न्यूयॉर्क शहर का वॉल स्ट्रीट, जहां दुनिया का सबसे बड़ा पैसा दांव पर लगा था। वो नहीं जानते थे कि वॉल स्ट्रीट के दिग्गज भेड़िए इस बॉय प्लेंजर का शिकार करने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या जेसी की ये डायरी और उनके ये पैटर्न्स न्यूयॉर्क के उस खूंखार बाजार में टिक पाएंगे, या फिर वो सब कुछ गंवाकर वापस अपने पिता के खेत में लौट जाएंगे? दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे बोस्टन की बकेट शॉप से हजारों डॉलर जीतकर जेसी लिवरमोर ने न्यूयॉर्क का रुख किया। साल था 1899 और 22 साल का एक नौजवान अपनी जेब में $2500 लेकर दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय राजधानी वॉल स्ट्रीट में कदम रख रहा था। जेसी को लगा था कि वॉल स्ट्रीट भी बोस्टन की उन सट्टेबाजी वाली दुकानों की तरह ही होगा, जहां बस नंबर देखो और पैसा बनाओ। लेकिन न्यूयॉर्क एक अलग ही दुनिया थी। यहाँ का खेल सिर्फ कीमतों पर दांव लगाना नहीं था, बल्कि यहाँ असली कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते थे। जेसी के लिए यह एक नई शुरुआत थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यहाँ के पुराने खिलाड़ी नए खून को कच्चा चबा जाने के लिए तैयार बैठे थे। न्यूयॉर्क पहुंचते ही जेसी ने एक नामी ब्रोकरेज फर्म हैरिस हटन एंड कंपनी में अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोला। उनकी साख पहले ही न्यूयॉर्क पहुंच चुकी थी। लोग जानते थे कि एक बॉय प्लेंजर नाम का लड़का बोस्टन से आ रहा है, जिसने वहां के बुकीज को कंगाल कर दिया है। जेसी ने अपनी पुरानी रणनीति अपनाई, वही काली डायरी और वही कीमतों के बदलते पैटर्न। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी, जो जेसी ने पहले कभी महसूस नहीं की थी, और वो थी टिकर टेप की देरी, डेले। बोस्टन की बकेट शॉप्स में कीमतें तुरंत बदलती थीं, लेकिन वॉल स्ट्रीट में जब तक टिकर मशीन पर भाव छपकर आता, तब तक असली बाजार में कीमतें बदल चुकी होती थीं। यह छोटी सी देरी जेसी के लिए मौत का जाल बनने वाली थी। शुरुआत में जेसी ने कुछ छोटे मुनाफे कमाए, लेकिन उनका आत्मविश्वास अब अहंकार, ओवर कॉन्फिडेंस में बदल रहा था। उन्होंने सोचा कि अगर वो बोस्टन में जीत सकते हैं, तो यहां भी जीतेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक सुबह उन्होंने एक बहुत बड़ा दांव लगाया। उन्होंने अपनी पूरी पूंजी और भारी मार्जिन, उधार का पैसा लेकर शॉर्ट सेलिंग शुरू की। उन्हें पूरा यकीन था कि बाजार गिरेगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने और डर दिया, टिकर टेप पर कीमतें कुछ और दिख रही थीं और असलियत में बाजार उनके खिलाफ जा रहा था। जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी आंखों के सामने उनका अकाउंट साफ होने लगा। उनके $2500, जो उन्होंने बरसों की मेहनत से कमाए थे, कुछ ही घंटों में शून्य हो गए। जेसी लिवरमोर, जो कभी बोस्टन का राजा कहलाता था, अब न्यूयॉर्क की सड़कों पर एक कंगाल इंसान की तरह खड़ा था। उनके पास न घर था, न खाना खाने के पैसे, और न ही वापस जाने का कोई रास्ता। यह उनके जीवन का पहला सबसे बड़ा सबक था। उन्होंने महसूस किया कि बाजार में सिर्फ क्या वट हो रहा है ये जानना काफी नहीं है, बल्कि कब, कहाँ और किस समय हो रहा है, ये समय, टाइमिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। अपनी इस हार के बाद जेसी टूटे नहीं, बल्कि उन्होंने खुद से एक वादा किया। उन्होंने अपने ब्रोकर से $500 उधार मांगे, एक ऐसी शर्त पर जिसे सुनकर ब्रोकर भी हैरान था। जेसी ने कहा, मुझे बस $500 दो, मैं वापस बोस्टन जाऊंगा और बकेट शॉप से जीतकर तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगा। जैसी वापस बोस्टन की उन गलियों में गए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। उन्होंने अपनी पहचान छिपाई, भेस बदला और एक बार फिर उन सट्टेबाजों को लूटना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों के भीतर उन्होंने उन $500 को $10,000 में बदल दिया। उन्होंने न्यूयॉर्क वापस आकर अपना कर्ज चुकाया और फिर से वॉल स्ट्रीट की जंग में उतर गए। लेकिन इस बार जैसी बदले हुए थे। अब वो सिर्फ कीमतों के पीछे नहीं भाग रहे थे, बल्कि वो बाजार की मनोविज्ञान, मार्केट साइकोलॉजी को पढ़ रहे थे। उन्होंने सीखा कि बाजार कभी भी गलत नहीं होता, सिर्फ आपकी राय गलत हो सकती है। उन्होंने यह भी समझा कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको अपने अहंकार को मारना पड़ता है। 1901 का साल जेसी के लिए एक और अग्नि परीक्षा लेकर आया। नॉर्दर्न पैसिफिक कॉर्नर नाम का एक बहुत बड़ा मार्केट क्रैश हुआ। जेसी ने इस बार बहुत बड़ी बाजी खेली थी। उनके पास अब $50,000 थे।
उन्होंने बाजार की चाल को पहले ही भांप लिया था और अपनी पोजीशन को बहुत सावधानी से सेट किया था। जैसे ही बाजार गिरा, जेसी की दौलत रॉकेट की तरह बढ़ने लगी। जब धूल शांत हुई तो 24 साल के इस लड़के ने एक ही दिन में $5 लाख, जो आज के समय में करोड़ों रुपए हैं, का मुनाफा कमाया था। पूरा वॉल स्ट्रीट दंग था। जिस लड़के को उन्होंने कुछ महीने पहले कंगाल समझकर छोड़ दिया था, वो आज न्यूयॉर्क का सबसे नया करोड़पति बन चुका था। लेकिन सफलता की यह चमक बहुत खतरनाक होती है। जेसी ने पैसा तो कमा लिया था, लेकिन अब वो एक प्ले बॉय की तरह जिंदगी जीने लगे। उन्होंने आलीशान घर खरीदे, महंगी गाड़ियां लीं और अपनी लग्जरी पर पानी की तरह पैसा बहाया। उनकी ट्रेडिंग स्टाइल और भी आक्रामक हो गई। लेकिन वॉल स्ट्रीट का एक नियम है, यहाँ चढ़ना जितना आसान है, गिरना उससे कहीं ज्यादा तेज। क्या जेसी अपनी इस नई दौलत को संभाल पाएंगे, या फिर उनकी ये आक्रामक ट्रेडिंग उन्हें एक बार फिर सड़क पर ले आएगी? अगले चैप्टर में हम देखेंगे जेसी की जिंदगी का वो सबसे काला दौर, जिसने उन्हें खुदकुशी के करीब पहुंचा दिया था। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे जेसी लिवरमोर ने मात्र 24 साल की उम्र में $5 लाख कमाकर पूरे वॉल स्ट्रीट को हिला दिया था। अब जेसी के पास वो सब कुछ था जिसका एक किसान के बेटे ने कभी सपना भी नहीं देखा था। उन्होंने न्यूयॉर्क के सबसे महंगे इलाके में एक आलीशान पेंट हाउस खरीदा। उनके पास अपनी खुद की एक विशाल निजी नौका यॉट थी, जिसे उन्होंने विनी फ्रेड नाम दिया था। जेसी अब केवल एक ट्रेडर नहीं थे, वो न्यूयॉर्क की हाई सोसाइटी का एक चमकता हुआ चेहरा बन चुके थे। महंगी शराब, बेहतरीन सिगार और दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों का शौक उन्हें लग चुका था। लेकिन शेयर बाजार की एक कड़वी हकीकत है, बाजार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं या आप कितनी महंगी कार चलाते हैं। बाजार सिर्फ अनुशासन, डिसिप्लिन मांगता है, और जेसी इसी अनुशासन को भूलने वाले थे। जेसी लिवरमोर अब कॉटन मार्केट, यानी कपास के बाजार की तरफ आकर्षित हुए। साल 1908 में उनकी मुलाकात एडवर्ड कोटन नाम के एक व्यक्ति से हुई, जिसे कॉटन किंग कहा जाता था। एडवर्ड एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व था, और उसने जेसी को यकीन दिलाया कि कपास की कीमतों में जबरदस्त उछाल आने वाला है। जेसी, जो हमेशा अपनी खुद की रिसर्च और अपनी काली डायरी पर भरोसा करते थे, इस बार एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे। उन्होंने टिप टिप पर भरोसा कर लिया। उन्होंने एडवर्ड की बातों में आकर कपास में बहुत बड़ी लॉन्ग पोजीशन बना ली। उन्होंने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा इस उम्मीद में लगा दिया कि कीमतें आसमान छुएंगी। लेकिन बाजार ने अपनी चाल बदली। कपास की कीमतें बढ़ने के बजाय गिरने लगीं। जेसी के पुराने नियम कह रहे थे कि नुकसान को तुरंत काट दो, लेकिन इस बार उनका अहंकार और एडवर्ड के प्रति उनका भरोसा बीच में आ गया। जेसी ने अपनी पोजीशन को काटने के बजाय गिरते हुए बाजार में और खरीदारी शुरू कर दी। इसे एवरेजिंग एवरेजिंग कहते हैं, जो अक्सर ट्रेडर्स को बर्बाद कर देती है। जेसी, जो कभी दूसरों को सलाह देते थे कि गिरते हुए शेयर को कभी मत खरीदो, खुद उसी जाल में फंस गए। जैसे जैसे कीमतें नीचे गिरती गईं, जेसी का घाटा लाखों डॉलर में पहुंच गया। एक सुबह ऐसी आई जब उनके पास अपने मार्जिन कॉल को पूरा करने के लिए पैसे नहीं बचे। उनके ब्रोकर ने उनके सारे शेयर और पोजीशन बेच दी। एक बार फिर जेसी लिवरमोर पूरी तरह से कंगाल हो चुके थे। कल तक जो इंसान करोड़ों की नौका पर पार्टियां करता था, आज उसके पास अपने नौकरों को तनख्वाह देने के पैसे भी नहीं थे। उनकी करोड़ों की संपत्ति, उनका आलीशान घर और उनकी विलासिता, सब कुछ एक पल में हवा हो गया। ये पतन पिछले पतन से कहीं ज्यादा दर्दनाक था, क्योंकि इस बार जेसी अकेले नहीं थे, उनके ऊपर भारी कर्ज था। लोग उनका मजाक उड़ाने लगे थे कि बॉय प्लंजर का जादू खत्म हो गया है। जैसी डिप्रेशन में चले गए, उन्हें लगने लगा कि शायद वो अब कभी वापसी नहीं कर पाएंगे। वो हफ्तों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। लेकिन जेसी लिवरमोर कोई साधारण इंसान नहीं थे। उनके अंदर हार न मानने वाला एक योद्धा छिपा था। कर्जदारों के दबाव और बेइज्जती के बीच जेसी ने एक बहुत ही साहसी कदम उठाया। उन्होंने अपने सभी लेनदारों को एक कमरे में बुलाया। वहां वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े साहूकार मौजूद थे। जेसी ने उनसे बहुत ही शांति से कहा, अभी मेरे पास आपको देने के लिए एक पाई भी नहीं है, लेकिन अगर आप मुझ पर भरोसा करें और मुझे थोड़ा समय दें, तो मैं बाजार से ही पैसा कमाकर आपका एक एक सेंट सूद समेत वापस करूंगा।
लेकिन अगर आप मुझे अभी जेल भेजते हैं या मुझ पर मुकदमा करते हैं, तो आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। जेसी की आंखों में वो पुरानी चमक और ईमानदारी देखकर उन दिग्गजों ने उन्हें एक आखिरी मौका देने का फैसला किया। जेसी ने अपना दिवालियापन, बैंक्रप्सी घोषित किया और एक बार फिर शून्य से शुरुआत करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी विलासिता त्याग दी, अपनी नाव और गाड़ियां बेच दी और फिर से उसी काली डायरी की तरफ लौटे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी सबसे बड़ी दुश्मन कॉटन नहीं थी, बल्कि उनकी खुद की भावनाएं और दूसरों की सलाह थी। उन्होंने खुद से वादा किया कि अब से वो कभी किसी की टिप पर ट्रेड नहीं करेंगे, चाहे वो खुद भगवान ही क्यों ना हो। जेसी ने छोटे छोटे ट्रेड लेकर अपनी वापसी की नींव रखनी शुरू की। वो दिन रात चार्ट्स और टिकर टेप का अध्ययन करते रहे। लेकिन इस बार बाजार का मिजाज बदला हुआ था। क्या जेसी लिवरमोर अपनी खोई हुई साख और संपत्ति वापस पा सकेंगे, या फिर ये दूसरा पतन उनके करियर का अंत साबित होगा? अगले चैप्टर में हम देखेंगे जेसी की उस ऐतिहासिक वापसी को जिसने उन्हें वॉल स्ट्रीट का जादूगर बना दिया। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे जेसी लिवरमोर अपनी एक गलती की वजह से पूरी तरह कंगाल हो चुके थे। उन पर लाखों डॉलर का कर्ज था और वॉल स्ट्रीट के लोग उन्हें भूला चुके थे। लेकिन साल 1907 का समय शेयर बाजार के इतिहास में एक ऐसा काला पन्ना लेकर आया जिसे पैनिक ऑफ 1907 के नाम से जाना जाता है। बाजार में हाहाकार मचा हुआ था। बैंक डूब रहे थे और लोग अपना पैसा निकालने के लिए सड़कों पर उतर आए थे। जहां पूरी दुनिया डर के मारे कांप रही थी, वहीं जेसी लिवरमोर को इस तबाही में एक बहुत बड़ा बड़ा मौका दिखाई दे रहा था। जेसी के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उनका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा ज्यादा तेज चल रहा था। उन्होंने गौर किया कि बाजार में लिक्विडिटी यानी नकदी की भारी कमी हो गई है। उन्होंने अपनी पुरानी रणनीति शॉर्ट सेलिंग का सहारा लिया। उन्होंने उन कंपनियों के शेयर बेचना शुरू किए जिनके बारे में उन्हें पक्का यकीन था कि वे मिट्टी में मिल जाएंगी। जैसे जैसे बाजार नीचे गिरता गया, जेसी की दौलत बहुत बड़े बड़े स्तर पर बढ़ने लगी। एक समय ऐसा आया कि जब पूरा वॉल स्ट्रीट घुटनों पर था, तब जेसी लिवरमोर अकेले ऐसे इंसान थे जो करोड़ों का मुनाफा कमा रहे थे। हालात इतने खराब हो गए थे कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए उस समय के सबसे ताकतवर बैंकर जेट पी मॉर्गन को सामने आना पड़ा। जेट पी मॉर्गन ने देखा कि जेसी लिवरमोर की आक्रामक शॉर्ट सेलिंग बाजार को और नीचे धकेल रही है। कहा जाता है कि जेपी मॉर्गन ने जेसी को एक खास संदेश भेजा। उस संदेश में एक अपील थी, बाजार को और नीचे मत गिराओ, वरना पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। जेसी लिवरमोर ने उस दिन अपनी देशभक्ति दिखाई और अपनी शॉर्ट पोजीशन को काटना शुरू किया। सिर्फ उस एक दिन की ट्रेडिंग से जेसी ने $1 मिलियन से भी ज्यादा ज्यादा का मुनाफा कमाया। ये उस दौर में एक अविश्वसनीय रकम थी। अब जैसी लिवरमोर सिर्फ एक ट्रेडर नहीं रहे थे, वो द ग्रेट बियर ऑफ वॉल स्ट्रीट बन चुके थे। कल तक जो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, आज वो उनके पीछे अपनी डायरी लेकर घूमते थे ताकि उन्हें कोई एक टिप मिल जाए। जेसी ने अपना सारा कर्ज चुका दिया और एक बार फिर न्यूयॉर्क के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों की लिस्ट में शामिल हो गए। उन्होंने अपनी विलासिता वापस पा ली, लेकिन इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा ज्यादा सावधान थे। उन्होंने अपने लिए एक बहुत बड़ा पड्डा और प्राइवेट ऑफिस बनाया जहां किसी को भी आने की अनुमति नहीं थी। यहां तक कि उनके परिवार को भी उनके काम के समय उन्हें परेशान करने की इजाजत नहीं थी। जेएसी ने अपने ऑफिस में शांति के लिए एक खास नियम बनाया था। वो सुबह जल्दी पहुंचते और घंटों तक सिर्फ टिकर टेप को देखते रहते। उन्होंने सीखा कि असली पैसा खरीदने और बेचने में नहीं, बल्कि इंतजार करने, वेटिंग में है। उन्होंने एक बहुत बड़ी बाड़ी बात कही थी कि बाजार में कभी भी कुछ नया नहीं होता, बस चेहरे बदल जाते हैं। उनकी इस कामयाबी ने उन्हें इतना मशहूर कर दिया कि लोग उनकी एक झलक पाने के लिए तरसते थे। लेकिन क्या यह कामयाबी हमेशा के लिए थी, या फिर किस्मत एक बार फिर उनके साथ कोई नया खेल खेलने वाली थी? अगले चैप्टर में हम देखेंगे जेसी की जिंदगी का वो सबसे शानदार और विवादित दौर।